नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा होती है ईडी की। अब ईडी की चर्चा हरियाणा में हो रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ईडी की पूछताछ घंटों से हो रही है और ये जो ईडी की पूछताछ है इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल मानेसर में प्रॉपर्टी डीलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप है और इस पूरे मामले में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी दबाव बनाने के लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो गलत है उसकी जांच होगी और सही गलत का फैसला हो जाएगा। हरियाणा की राजनीति में ईडी की इस जांच के मायने क्या हैं और क्या ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसकी चपेट में गैंगस्टर्स, भूमाफिया, राजनेता भी आ रहे हैं। ईडी की लगातार कार्रवाई से नेताओं में हड़कंप मचा। अब पूछताछ की लिस्ट में हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी जुड़ गया। हुड्डा के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पूछताछ से सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया। कांग्रेस नेता इसे बदले की भावना और आवाज दबाना बता रही है। तो ईडी तो अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है। क्या लगता क्या है कि मतलब मिसयूज होता है? राहुल जी का नारा है ये, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है, बेशक मीडिया भी है, और हर एक को दबाने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का नारा है डरो मत। राहुल जी के नारे को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि किसी से दबना नहीं है, डरना नहीं। ईडी अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो फिर इनको लगने लगता है कि मोदी कर रहा है। मोदी को क्या मतलब है? मोदी को तो पता भी नहीं है, परंतु जब भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इनको तो मालूम है ना, ये बता सकते हैं। ये भी आम आदमी का सरगना है। ये अपना केजरीवाल साहब की अगर आप बात करें, उसका कौन सी स्टेज से जन्म हुआ? उसका उस स्टेज से जन्म हुआ जिस स्टेज के ऊपर। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत विद्रोही जी से करते हैं। विद्रोही जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ईडी की जांच, ईडी के सामने पेशी, घंटों से सवाल जवाब, एक पुराना मामला मानेसर का। ये बताया गया कि पहले ये दिखाकर कि सरकार अधिग्रहण कर लेगी, जमीन सस्ते दामों में खरीद ली गई, बाद में महंगे दामों में बेच दी गई और उसके बाद वो जो अधिग्रहण की बात थी वो वापस ले ली गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ईडी और हरियाणा में अब, क्योंकि और राज्यों में तो आप बात करते हैं, हरियाणा में भी पहुंच गई है, इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप? वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को मेरा नमस्कार जी, और सियासी अखाड़ा के दर्शकों को भी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं चौहान साहब से आग्रह करना चाहूंगा, मुझे जैसे पता चला कल भी आपकी डिबेट में बड़ी अभद्रता हुई, तो मेरा भाजपा प्रवक्ताओं से आग्रह है कि आप कम से कम मेरे बीच में ना बोलें और मैं आपके बीच में ना कभी बोलता हूं ना कभी बोलूंगा। आपको टाइम चाहिए, आप उसे हैंडल करेंगे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। गोयल साहब से उंगली उठा देना, मैं चुप हो जाऊंगा, पर मैं ना बीच में बोलता हूं ना कोई मेरे बीच में बोलता है, उसे मैं बर्दाश्त करता हूं। तो मेरा आग्रह है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ गए, ये शालीनता टूटेगी, इसलिए मेरा आग्रह। कोई नहीं टूटेगी, प्रयास करेंगे ना टूटे। चलिए, अन्य ना ही टूटे, मैं तो शालीनता से कह रहा हूं, अपनी बात कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। विषय पे आते हैं। जो प्रहार करना चाहे वो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आपके विषय पर देखिए, कांग्रेस और हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी कि भाई चुनाव आ गए, अब भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट हरियाणा में कब आता है। भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर कदम रख चुका, उसका स्वागत है। जो जांच करनी हो कर लो, ना हम डरने वाले ना हम दबने वाले, ना हमने कोई चोरी की। आप झूठ बोलते हैं, झूठा नैरेटिव बनाते हैं और जनता को ठगते हैं। अब आपकी ये झूठ और लूट की राजनीति जनता भी समझ चुकी है। जिस मानेसर की आप बात कर रहे हो कि भाई हमने अधिग्रहण का
डर दिखाया और बाद में छोड़ दिया, कहता यही झूठ है। सत्य बोलना सीखें और सत्य बताना सीखें जी। मैं तो उसी क्षेत्र का हूं और सुखबीर तंवर जी भी उसी क्षेत्र के हैं और रजत जी की भी पार्टी की सरकार थी उस समय, इनको भी मालूम होगा। मानेसर जिस लैंड डील की जांच हो रही है उसका सेक्शन 4 का नोटिस 2003 में हुआ था। उस समय हरियाणा में इनेलो की और भाजपा की संयुक्त सरकार थी और केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी। 2004 या 5 में इसका चौटाला साहब के टाइम में ही सेक्शन 6 हुआ था। जब ये चुनाव हुआ तो हमने चुनावों के समय किसानों ने कहा कि हमारे घर अधिकृत किए जा रहे हैं और हमें बेघर किया जा रहा है, तो कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम इस जमीन को छोड़ेंगे। अगर मैं गलत हूं तो भाजपा के जो गुरुग्राम से सांसद हैं वो पहले महेंद्रगढ़ से उस समय सांसद थे, वो आज केंद्र मंत्री भी हैं, उनका भी वादा, उनकी लिखित चिट्ठी आपको मिल जाएगी। और मेरी राव इंद्रजीत की उस समय दोस्ती थी, स्वयं राव इंद्रजीत ने मुझे फोन कर कहा कि विद्रोही साहब मानेसर के अंदर बिजली बोर्ड का, बिजली जो क्या कहते पावर स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री किसानों से मिलना नहीं चाहते, आप किसानों से मुख्यमंत्री को मिलवाने का कष्ट करें। जो लोग मानेसर के आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको खुली चुनौती है कि नवंबर या दिसंबर 2005 में जहां पावर हाउस है मानेसर का जो इसके लिए बना था आईएमटी के लिए, मैंने स्वयं इन आंदोलनकारी किसानों को मुख्यमंत्री हुड्डा से जबरदस्ती मिलवाया था। मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते थे, मैंने सार्वजनिक रूप से उनका हाथ पकड़कर मिलवाया और मुख्यमंत्री की मेरी उस समय हल्की झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था विद्रोही तू मेरा दोस्त है, अपमान कर रहा है मेरा, सार्वजनिक रूप से जबरदस्ती मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर ले जा रहा है। तो ये मामला था कि भाई जो सेक्शन 9 हुआ या होना था, मैं निश्चित मानता हूं वो हमारे राज्य के अंदर होना था, हमने सेक्शन 9 नहीं किया। और जितने ये प्रॉपर्टी डीलर के आरोप लगा रहे हैं बिल्डरों के, ये सारे के सारे समझौते 2003-4 में किसानों के बिल्डरों के हैं। हमने वो 400 एकड़ के करीब जमीन जो मकानों की थी वो छोड़ दी, कुछ बीच में पड़ती थी और बाद में वो अधिग्रहण ही हमने रद्द कर दिया क्योंकि वो वाइबल ही नहीं हो रहा था। और उसकी जांच कर रहे हैं ये 2018 से कोर्ट के अंदर इन चार्जशीट भी दायर कर रखी है, 6 साल से तो कुछ हुआ नहीं। हम अब ये फिर क्योंकि चुनाव आ गया और जहां जहां चुनाव होता है ईडी, आईटी, सीबीआई भाजपा के सहयोगी पहुंच जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यही लोग कहते हैं कि भाई ईडी स्वतंत्र है, मैं मान लेता हूं स्वतंत्र है, पर कृपा करके मुझे यह तो बता दें कि वही नेता विपक्ष का, चाहे कांग्रेस का है चाहे दूसरे दल का है, जिन पर आप ईडी, आईटी, सीबीआई के छापेमारी करवाते हैं, जब वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो रातों रात उसके केस कहां गायब हो जाते हैं। ठीक है, मैं चौहान साहब को नहीं, मैं दो सेकंड, मैं चौहान साहब को दूर के उदाहरण नहीं दूंगा, मैं केवल हरियाणा का ही दूंगा। चौहान साहब कृपा करके इसी बहस में मुझे बता दें कि 9 जुलाई 2022 को ऐसी क्या परिस्थिति थी कि ईडी, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि भाई कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लुकआउट का नोटिस है, विदेशी धन का, वो हम वापिस नहीं लेंगे, ये गलत है। और ऐसा क्या हुआ कि 10 जुलाई को आपका राज्यसभा चुनाव हुआ और अगस्त के अंदर इसी ईडी, सीबीआई ने अपने 30 हजारी कोर्ट के अंदर वो सारा केस भी वापिस मतलब कह दिया कुछ नहीं है, लुकआउट नोटिस वापिस ले लिया। और बिश्नोई के बेटे श्री भाऊ बिश्नोई को जो विदेश में फंसा हुआ था, हिंदुस्तान में भी आप लिया, एक पासपोर्ट भी आपने दे दिया और पाक साफ कर आपने चुनाव भी लड़वा दिया। ऐसा क्या होगा, एक तो ये बता दें। लास्ट बात, 2 उदाहरण की कही थी मैंने। दूसरा हमारे पड़ोस का पंजाब का कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे, उसके खिलाफ विदेशी धन जमा कराने का, उसके खिलाफ, उसके लड़के के खिलाफ और उसकी बेटी के खिलाफ, तीनों के खिलाफ विदेशी धन का मामला चल रहा था। ऐसा क्या हो गया
ठीक है विद्रोही जी, आ गई, विस्तार से बात आ गई आपकी, बहुत समय ले लिया। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, वही कांग्रेस कह रही है चुनाव आ गए, ईडी आ गई, हम तो इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा में माहौल कैसे बनेगा, ईडी के आने से पता लग गया चुनाव है। देखिए, जो वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, विद्रोही जी कह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का चुनावी दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक उपयोग हो रहा है। मैं ये कहता हूं, इन पर पलटकर आरोप लगाना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के कानून के तहत काम करने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई, जो हमने नहीं बनाई, इन्हीं के जमाने में कभी बनी होंगी, और कानून के दायरे से बाहर जाकर जो काम नहीं कर सकती, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी काम करती हैं, वे इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो उनके काम को चुनावी मुद्दा कांग्रेस बना रही है। जब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव के कारण इन पर रेड पड़ रही है, इनसे पूछताछ हो रही है। देखिए साहब, कोई भी जांच एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो देश के कानून से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। और जब वो काम करती हैं, जब वो किसी मामले की तफ्तीश और पड़ताल करती हैं, तो इसका अर्थ यह होता है वेद प्रकाश जी, कि उनके सामने जो शिकायत है, जो तथ्य हैं, उनको आधार बनाकर जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, सबूत प्रमाण इकट्ठे किए जाएंगे। यदि मामला प्रमाणित होता होगा दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर, तो अदालत में उसको रख दिया जाएगा। अन्यथा व्यक्ति अदालत से पहले भी किसी मामले से निकल सकता है, और अदालतें भी किसी को बरी कर सकती हैं, किसी को छोड़ सकती हैं। तो वेद प्रकाश विद्रोही जी की यह दलील बिल्कुल निरर्थक है कि यह राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। हर मामले में यह कहना सबसे आसान काम है। हर मामला जो पुलिस में दर्ज होता है, जिस पक्ष पर आंच आने की संभावना होती है, वो अक्सर यूं ही कहता है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, फलाने ने फंसा दिया, वो क्यों चला गया मेरे खिलाफ, मन ने कुछ नहीं कर रखा। कौन सा ऐसा मामला है जिसमें ऐसा नहीं होता? मामला सही है अथवा गलत है, श्रीमान वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये तय करने का काम दो लोगों को करना है। एक, वो एजेंसी जिसके पास कोई शिकायत विचाराधीन है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो तफ्तीश कर रही है, और वो भी गलत हो सकती है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। उसका आकलन, उसका मूल्यांकन भी गलत हो सकता है, और बहुत सारे मामलों में होता है, पुलिस की जांच में भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन पुलिस और ईडी समेत किसी भी जांच एजेंसी की रिपोर्ट फिर देश की अदालत के सामने होती है मुकदमे के रूप में, और अदालत को अंतिम निर्णय करने का अधिकार है। कितने सारे मुकदमे अदालतों में आरोपी बरी होकर के आ जाते हैं, अदालत नहीं मानती कि भाई ये प्रमाण इनके खिलाफ पर्याप्त हैं। तो विद्रोही जी, जो प्रक्रिया भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी खराब मामले की, किसी भी अपराध के जांच की नियत है, चौहान साहब इसमें एक सवाल है, मेरा सवाल है, कृपा करके बस एक मिनट, कृपा करके उस जांच की प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। एक बात, ये जो अपने घर की अदालत लगाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के हाव भाव से यूं लगता है कि ये चाहते हैं कि इनके नेताओं पर जो आरोप लगे, उनकी जांच का काम भी सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद से हुआ करे। वो एक कमेटी बनाए, वो किसी को दोषी करार दे दे। अच्छा, मेरा सवाल जी पूछिए वरुण जी। टाइमिंग को लेकर बात है ना भाई, भूपेश बघेल के पास भी ईडी तब पहुंची जब छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल था, हुड्डा साहब के पास भी तब पहुंच रही है जब चुनाव एकदम सर पे आ गए हैं। टाइमिंग ईडी की जो है उसको लेकर तो सवाल रहेगा ना। देखिए, सवाल तो हर बात को लेकर उठाया जा सकता है। मैं तो यूं कह रहा हूं कि भाई, आप अगर टाइमिंग, क्या वेद जी ये चाहते हैं, क्या कांग्रेस ये चाहती है, क्या प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि
कि जिस देश में नित्य निरंतर चुनाव चलते रहते हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी स्थानीय निकाय, कभी पंचायतें, उस देश में जब जब चुनाव आए तब तब सारी जांच की प्रक्रिया इसलिए रोक देनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक दखल की गुंजाइश है। ये अजीब किस्म के लोग हैं वरुण भाई, ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के मामले में दशकों से लंबित मुकदमे का फैसला भी चुनाव का नाम लेकर टलवाने अदालत में पहुंच गए थे। ठीक है, अब अदालतें जांच की प्रक्रिया, कांग्रेस पार्टी से मुहूर्त निकलवाएंगी क्या? विपक्षी से मुहूर्त निकलवा कर अपना काम करेंगी क्या? ठीक है, अरे करने दो उनको काम। चलिए, और मैं दूसरे मेहमानों के पास जाना है। वरुण जी बस एक वाक्य वेद जी सुनिएगा। अगर वेद जी, एक मिनट वेद जी, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला, आपने खूब बोला, सब कुछ कहा, मैं सिर्फ एक वाक्य कह रहा हूं। अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी और इनके नेता पाक साफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो काहे घबरा रहे हो भैया? हल्ला वो करता है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और यहां तो तिनके के बजाय शहतीर लगता है क्योंकि शोर ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। रजत पंजेटा, मुझे याद है कि आप लोगों ने तो पूरी एक पोथी दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के खिलाफ, एक चार्जशीट बनाकर दी थी। ईडी अगर सवाल पूछ रही है तो आप स्वागत कर रहे हैं उसका, या आपको लग रहा है कि चुनावी माहौल में दुरुपयोग हो रहा है? हो रहा है, उपयोग हो रहा है धर्मराज जी। दुरुपयोग कैसे हो रहा है? दुरुपयोग अगर होना होता, आज की दे रखी है क्या चार्जशीट? चार्जशीट दिए हुए बहुत समय हो चुका है, और अगर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न होना चाहिए। ये प्रश्न थोड़ी ना होना चाहिए कि आप चुनाव से पहले अगर आप कहते हैं कि अगर कि अब ईडी आई है और अब वो कुछ होने को आप दिखावा करा जा रहा है, ये तो अब बचाया जा रहा है सरेआम। ये इससे कार्रवाई करना थोड़ी ना कहते हैं। तो अगर कार्रवाई करनी होती तो कब तक की कर देते। अच्छा, बचाया कैसे जा रहा है एक बार बताएं। देखिए, ये जो मुद्दा है ना लैंड एक्विजिशन स्कैम वाला, इसके अंदर मानेसर का लखनौड़ा और नौरंगपुर के जो गांव है, ये दो गांव के 912 एकड़ के आसपास जमीन थी, जो कि चौटाला साहब की एक विजन थी कि फॉरेन कंपनीज को और एक इंडिया में IMT मानेसर को एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज आए, अट्रैक्ट की, और इंडिया का नंबर 1, जैसे अब गुजरात की तरफ सब कुछ जा रहा है, महाराष्ट्र से भी सब कुछ लेके गुजरात में जा रहा है। गुजरात समिट हुई अभी, मेरे पास तो पूरी डिटेल है, पूरा टाइम आने पे उसका खुलासा करेंगे। तो कैसे हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और गुजरात समिट में कौन सी कंपनी ने कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ गुजरात में होने जा रही है। ये गिफ्ट सिटीज है, ये सारी गुजरात में आ रही है, हरियाणा में कुछ नहीं आ रहा। ये नेशनल लोकदल की एक विजन थी, एक इंडस्ट्रियल हब तैयार किया गया। तो जब इंडस्ट्रियल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने सेक्शन 4 सेक्शन 6 कर दिया था, लेकिन हुड्डा साहब ने जो एक हुड्डा साहब का एक चल गया था कि लोग उनको ये बोलते थे कि CLU की सरकार है, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है, तो उनके कहीं ना कहीं कनाइवेंस में आके इन्होंने वो क्या किया, वो वहां पे इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ जो वहां पे कंपनीज आएंगी उनके लिए हमने एक एलोकेशन की हुई थी कि कोई कोरिया से कंपनी उठ के आती है, कोई जापान से उठ के आती है, तो जो वहां के लोग हैं तो उनके लिए आरक्षित था वहां पे जो जगह थी, ना कि वहां पे कोई बिल्डर आएगा, सब बिल्डरों के हाथ में वो सारी जमीन दे दी। अगर हमने एक्वायर भी करी थी तो उसका कंपनसेशन, और उसके बाद आपको पता है हायर कंपनसेशन के लिए कोर्ट में भी जाते हैं, उनके लिए प्लॉट का प्रावधान भी रहता है, और रजिस्ट्रेशन और कमर्शियल का प्रावधान भी। इस वक्त तो बहुत कुछ था, लेकिन हुड्डा साहब ने क्या किया, अपने इन बिल्डरों को करके कुछ भी करके वो सारी की सारी पहले तो वो हटा दी, और फिर उन बिल्डरों को अपना जैसे भी करके उनको जहां जहां जो कंपनी आई उनको देते रहे। लेकिन हमारा एक वो था कि एक जिसके लिए कर रहे हैं हम, वो कंपनीज और उनकी जो वर्क फोर्स है और उन सब के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वहां के, जो वहां काम करेंगे IMT मानेसर में, तो आसपास उनके लिए एक रेजिडेंशियल हब। नहीं, वो ठीक है रजत, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, इट्स अ वेलकम स्टेप और नॉट?
वेलकम, वो टॉकिंग अबाउट धर्मराज जी, ये वेलकम स्टेप नहीं है। ये तो आप ये बताइए कि इतनी देर क्यों कर दी आपने, इतना विलंब किस लिए किया? आज की चार्जशीट दे रखी है क्या हमने? ये इतना विलंब होने का कारण बताएं पहले कि ये अब तक तो कौन बचा रहा था, अब तक क्यों बचाया जा रहा था? वो इस बात का जवाब हरियाणा वो मैं पूछ लूंगा। वैसे मैं आपको बताऊं, धर्मराज भी मेरे मित्र हैं, लेकिन जी अभी भी कोई वो थोड़ी ना है, अभी भी कोई वो थोड़ी ना इसमें ये आई वॉश है या ये क्या होगा इसमें आगे, इसमें कोई कंक्रीट अभी कुछ नहीं है। अभी उसके ये जनता को दिखाने के लिए जैसे अभी तक एक फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है पिछले 9 साल से, ये मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, कोई अचंभा की बात नहीं होगी। देखिए विद्रोही जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और विद्रोही जी राजनीति से थोड़ा अच्छी तरह वाकिफ है, कैसे राजनीति चलती है, क्या क्या होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी अगर बन सकती है तो बड़ा अचंभा नहीं माने कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी हुड्डा को भाजपा में चले जाए। मुझे पता था आप यहाँ आएंगे। बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं बार बार बोलता हूँ और फिर आप बोलते हैं। कुछ परिस्थितियां इधर से उधर हो गई, हुड्डा साहब सीट बदलने में, और वो सीट नहीं अपनी मतलब जहाज बदलने में टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए ठीक है। सुखबीर तंवर भाई, ईडी की कार्रवाई हो रही है, आप लोग तो कहते हैं कि भाई एक्शन, आप शुरू में आवाज उठाते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है, स्वागत करेंगे क्या आप? ये जिस प्रकार से वरुण जी ईडी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जो राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ हथियार के तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि अनेक राजनेताओं को इन्होंने ईडी का डर दिखा के भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो पहुंच के एकदम साफ सुथरा चकाचक सफेद कर दिया। उनमें से कुछ नाम बता दूं मैं आपको, हेमंत विश्व शर्मा कौन नहीं जानता, शुभेंदु अधिकारी कौन नहीं जानता, अजीत पवार महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व में मुख्यमंत्री होते थे कौन नहीं जानता, कुलदीप बिश्नोई और उनके पुत्र भव्य बिश्नोई हरियाणा से कौन नहीं जानता। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में ईडी के डर से धुल के बिल्कुल साफ सुथरे होके और भारतीय राजनीति में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूँ, ईडी है, ईडी के 5500 केस में से मात्र 24 सजा हुई है और 98% केस विपक्षी नेताओं पे है। इसके अलावा जिस प्रकार से ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अर्जी फर्जी केस दर्ज किए हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनके खिलाफ अगर ये एक भी सबूत साबित कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ये सारी बातें कह चुका है। और अब आते हैं मानेसर का विषय, जिसपे आज ये विषय चल रहा है। जिस प्रकार से आज करीब 3530 दिन हो गए, करीब 116 महीने और करीब 10 साल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ईडी क्या सो रही थी। विषय ये है कि आज अब लोकसभा चुनाव के मुहाने पे आखिर सुखबीर भाई क्या नहीं जानकारी। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बस जनता पार्टी। सुखबीर भाई एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हुड्डा साहब के साथ गलत हो रहा है? नहीं, विषय गलत है, ठीक है, नहीं है, ये टाइम नहीं है, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। ये गलत है। 10 साल से जो मैंने टाइम गिनवाया आपको, ये कहां से रहे थे, कहां से हो रही थी और फाइल को दबाने की जिम्मेदार कौन है? अगर वो गलत है तो उनसे पहले सजा नहीं देनी चाहिए थी, और गलत नहीं है तो 10 साल से कहां से रहे थे लोग? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी का बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। और अब की बार भारतीय जनता इनकी जो दुश्वारियां हैं इनसे आ चुकी है। और वीरेंद्र सिंह चौहान जी जिस प्रकार की बात करते हैं, इन्होंने तो एक बात मंदिर की लाड़ी लानी है। अरे आज मंदिर में मत जाइए, मेरे पास समय वैसे कम होता है, प्लीज आज मंदिर में चर्चा नहीं, आज मंदिर में चर्चा नहीं, कुछ नहीं हमेशा करते। अरे भाई आप ले जा रहे हैं मंदिर पे, रहने दीजिए ना, उनकी गलती है। अब आप मत लेके जाइए मंदिर पे। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल विद्रोह जी आता हूं आपके पास। चौहान साहब पहले मुझे ये बताएं, वॉशिंग मशीन है भाई, इतने सारे नाम गिनवाए, वो लोग कैसे धुल के साफ आ गए? और दूसरा, आपने पॉलिटिकल वेपन हथियार बना लिया ईडी को दबाव बनाने के लिए।
बंद है इनका। चौहान साहब ऑडियो नहीं आ रहा आपका, एक मिनट देखिए। वो बंद करो वरुण भाई, बोलिए 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 वरुण भाई बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव का मौसम है और प्रतिपक्ष को कुछ तो कहना ही है। इनके लिए वो गाने का भी जिक्र हो सकता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर ये भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी तो बात दो टूक है, 100% सही है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ जांच का काम संविधान के तहत गठित एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर और जो जो भी एजेंसियां हैं वो ही करेंगी। उसकी जांच का काम हम तंवर साहब को नहीं सौंप सकते, हम सोनिया गांधी जी को नहीं दे सकते। जहां मैं तंवर साहब की दिल्ली में जाना चाहता हूं, वरुण जी आपके पास, इनके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक सेकंड तंवर साहब, सुखबीर भाई जवाब देने दीजिए के नेता, सुखबीर भाई एक बार जवाब देने दीजिए। मैं इनकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला। सुखबीर भाई एक बार जवाब देने दीजिए प्लीज, फिर फंस जाएगा मैं मामला। ये कह रहा हूं, मैं जवाब तो ले लूं मैं, आपका सवाल भी पूछूंगा, आपका सवाल पूछा दोबारा पूछूंगा। मुझे प्लीज कह लेने दीजिए, रुकिए सुखबीर भाई प्लीज, आपका सवाल पूछूंगा मैं ये कह रहा हूं कि मैं पल भर के लिए दिल्ली जाना चाहता हूं और आपके दर्शकों को याद कराना चाहता हूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, वो ईडी के मुकदमों में जेल में हैं, सीबीआई के मामलों में जेल में हैं और उन मुकदमों की सुनवाई देश की अदालतों में, सर्वोच्च अदालतों तक चल रही है। आप ईडी और सुनो भाई, वरुण जी ये गलत है बात, रोकिए। ऐसे नहीं, फिर वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी और उनको समय नहीं मिल पाएगा। मैं प्लीज, मैं देखो, नहीं दिस इज नॉट द वे। मैं बिल्कुल बैठ कर सुना था। देखिए आप ही का सवाल मैंने पूछा, मैं दोबारा पूछूंगा। सुनो मैं दोबारा पूछूंगा भैया, सुनो ऐसे नहीं करते। अच्छा ठीक है, अच्छा ही नहीं लगता। एक मिनट सुखबीर भाई, आप लोग गलत कर रहे हैं। प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा, वरुण भाई मैंने पहले भी कहा, इनको रख दीजिए ना प्लीज। सुखबीर जी प्लीज देखिए, औरों के पास भी जाना है, ऐसे मत करिए। मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूं, मुझे विनम्रता से मेरी बात पूरा करने दीजिए। मैंने पहले भी कहा, ईडी और सीबीआई पर आप सरकार के दबाव में काम करने का आरोप आसानी से लगा सकते हैं, परंतु ये सारी एजेंसियां इस देश की न्याय व्यवस्था के छाया में काम करती हैं, उनकी निगरानी में काम करती हैं। जिस दिन ये जहां गलती करेंगी उस दिन इनकी नड़िया, इनकी मुंडी मरोड़ने का अधिकार अदालतों के पास है। आपके नेताओं को सर्वोच्च अदालतों से राहत अब तक नहीं मिली है। दूसरी बात, वरुण भाई एक अंतिम बात भी कहना चाहता हूं, आज तक किसी स्कैमस्टर, किसी फ्रॉडस्टर, किसी मर्डरर, किसी किलर, किसी रेपिस्ट ने ये कहा है क्या मैंने अपराध किया है? सब कहते हैं जांच पूरी होने और अदालत का निर्णय आने से पहले हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई प्रक्रिया पूरी होने दो। अगर आप गलत नहीं हो तो इस देश की न्याय व्यवस्था आप पर आंच नहीं आने देगी, हम भी नहीं आने देंगे। सीधी साफ बात है, सीधी साफ बात है, दो टूक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा जो अपराध करेगा। जांच की एजेंसी सुखबीर, तंवर, अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी के ठीक है जॉन साहब आ गई आपकी बात। संविधान के तहत चलिए रुकिए भाई, अरे विद्रोही जी की बारी है भाई, ऐसे नहीं, अब विद्रोही जी की बारी है, रुक जाइए बस। विद्रोही जी भाई, जांच एजेंसियां तय करेंगी, डरने की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियां और उसके बाद अदालत तो है ही। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो मैं खड़ा हूं, ठीक है इनके साथ, ठीक है जॉन साहब, विद्रोही जी के साथ। जी गलत नहीं किया तो हम बोलिए विद्रोही जी बोलिए, चुप रहे, जेल जाएंगे। जॉन साहब जी हो गया, बोलिए विद्रोही जी। वरुण जी हम कब डरे हैं? आप पूरे देश में एक कांग्रेस नेता का नाम बता दीजिए कि ईडी सीबीआई का सम्मन आया और हम नहीं गए हो। इन्होंने सोनिया गांधी को सम्मन दिया, वो महिला थी, कोविड से प्रभावित थी, वो चाहती तो कह सकती थी मेरे घर आकर जांच कर लो, और ईडी मजबूर होकर उनके घर आता, पर सोनिया गांधी तो नहीं कहा। वो ईडी दफ्तर में गई, पूरे 2 दिन तक रही उनके साथ। राहुल गांधी को इन्होंने 50 घंटे जांच की, हमने तो नहीं कहा
सम्मान आते ही वो चले गए। फिर ये डराने की हाँ, भाषा क्यों बोल रहे हो? ये डराने की बोली क्यों बोल रहे हो? अरे सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट बोलने दीजिए। चौहान साहब आपको सुना उन्होंने, आपको तसल्ली से सुना उन्होंने, प्लीज चौहान साहब आपको तसल्ली से सुना उन्होंने। जब आप राजनीति करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो हम क्यों नहीं कहेंगे आप दुरुपयोग करोगे? नहीं कर रहे हो दुरुपयोग, हम नहीं कर रहे हो दुरुपयोग। अच्छा एक मिनट प्लीज, ये तो साहब कंप्लीट करिए। देखिए, ये कह रहे हम दुरुपयोग नहीं कर रहे। मैंने 2 सवाल पूछे थे, क्यों नहीं जवाब दिए? नहीं दे पाए। और क्या प्रधानमंत्री भी असत्य बोलते हैं क्या? मैं तो कह नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कहा नागपुर में जाकर कि एक व्यक्ति 70,000 करोड़ रुपए खा गया, अजीत पवार, और जल्दी ही मैं उसका हिसाब लूंगा। लिया उन्होंने हिसाब। नागपुर के भाषण देते ही चौथे दिन उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जब प्रधानमंत्री इतना सत्यवादी है और यदि भ्रष्टाचार के प्रति वो गंभीर है, तो जिस पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा में आरोप लगा रहे हो, सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री जिस पर आरोप लगा रहे हो, क्या उसको 4 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? और ईडी क्या है? इसी ईडी ने आ रहा हूं बस आ गया, जल्दी से आ गया यार। आप सुनने का धैर्य रखिए ना। इसी ईडी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच में कहा कि बघेल को एक ड्राइवर ने 508 करोड़ रुपए दिए, उसको इन्होंने बना दिया महादेव ऐप का मालिक। बाद में फिर वो ड्राइवर बन गया। और कहा, नीचे एक लाइन लिख दी कि भाई ये तथ्य प्रमाणित नहीं है। क्या कोई जांच एजेंसी बिना प्रमाणित तथ्यों के ये कह सकती है कि 508 करोड़ रुपए खा दिया, अगर उसका राजनीतिक प्रयोग नहीं हो रहा है तो? इन्होंने कर्नाटक के अंदर चुनाव के बीच में ईडी पहुंचा दी, हिमाचल में पहुंचा दी, राजस्थान में पहुंचा दी। और इनके जो नेता इनके अंदर शामिल हो गए, तंवर साहब ने सीख सवाल पूछा है, वो क्या क्या कारण हो गए कि इनकी पार्टी में शामिल होते वो रातों रात पाक साफ हो गए? इसी ईडी ने जिस छगन भुजबल को 2 साल जेल में रखा, जब एविडेंस का मामला आया, क्योंकि वो इनकी पार्टी सरकार में शामिल हो गए, इन्होंने क्या कहा कि भाई सारे सबूत गायब है ही नहीं है हमारे पास, वो केस खत्म हो गया। ठीक। इसी महाराष्ट्र सरकार के, सर सुनिए, महाराष्ट्र सरकार के शिंदे के 9 मंत्रियों में 8 मंत्रियों पर ईडी के छापे इन्होंने मारे जब तक वो शामिल नहीं हुए। शरद पवार, अजीत पवार के 7 मंत्री हैं जिन पर छापे मारे, और वो शामिल होते ही वो केस गायब। वो कहां चले गए वो केस? ठीक है, बताइए तो सही। सुवेंद्र अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कितने छापे मारे थे, और जो ही वो बीजेपी में चले गए तो कहां क्या हो गया? और कुलदीप बिश्नोई का, कैप्टन अमरिंदर का मैंने उदाहरण दिया। ये लोग, खत्म कर रहा हूं, ये लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम तो इनका राजनीति का जवाब तो देंगे ना। हम 2 फ्रंटों में लड़ रहे हैं। जब हमको ईडी सीबीआई बुलाती है हम चले जाते हैं, हम अपनी बात मजबूती से कहते हैं, हमने कोई कर ही नहीं रखा। और इन जो है राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, जनता में इनको नंगा करते हैं। तो हरियाणा की जनता जानती है कि ये झूठे लोग हैं, षड्यंत्रकारी। जी रजत पंजेटा आ रहा हूं आपके पास। चौहान साहब, रजत पंजेटा, ये जो देरी है और अब चुनाव आगे आप पूछ रहे हैं आप, या कार्रवाई हो रही है, उससे सवाल है? देखिए, जैसे अभी काफी नेताओं के नाम बताए कांग्रेस के प्रवक्ता विद्रोही जी ने कि छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, कुलदीप बिश्नोई हो, नारायण राणे हो, हेमंत विश्वास हो, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, उनके सबसे छापे लगे। और भाजपा में शामिल होने के बाद उनके केस खत्म हो गए। हो सकता है कि 10 साल के ऊपर से भी सारे केस खत्म हो गए। कोई अचंभा थोड़ी ना। अभी इतना अगर रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि ये भाजपा में आने के बाद व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे गंगा नहाया हो, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो एक केस तो है नहीं। हमने 16 अगस्त 2014 को माननीय गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी को चार्जशीट दी थी हुड्डा जी के खिलाफ। लैंड स्कैम में अगर बताऊं आपको तो IMT मानेसर, सोनीपत लैंड स्कैम, अम्बाला का, फिर रिलायंस इंडस्ट्री को जो जमीन दी, अम्यूजमेंट पार्क को दी, किंगडम ऑफ ड्रीम सेक्टर 29 वजीराबाद की है, DLF की जो ये 2009 वाला जो दिया था, फिर उसके बाद राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दिया उल्लाबाद गुड़गांव के अंदर,
फिर रोहतक लैंड स्कैम है, इलाहाबाद गुड़गांव में एक और लैंड दी थी उन्होंने, कुरुक्षेत्रा में दी थी। उसके बाद जो पंचकुला वाला केस है उसमें भी जमानत के अंदर है, वो भी आप जानते हैं। ये सिर्फ एक पहला पैरा वो है हमारा चार्जशीट का। अभी हमारे पास जो चार्जशीट है उसमें अलग अलग बहुत बड़ा लेखा जोखा है, वो भी डिस्कस करने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब कुछ चला जाएगा हुड्डा साहब का। वो अभी तक हो सकता है इसीलिए उनको 10 साल तक एक ब्रीदर दिया गया हो अंदर का, जो कि हम हर बार कहते रहते हैं कि हमारी दी हुई चार्जशीट भाजपा ने इस्तेमाल करी हुड्डा जी को अपने हिसाब से चलाने के लिए। और अगर वो जैसे अन्य नेताओं का भी नाम लिया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि सब पे छापे पड़े ईडी के केसेस से और बाद में उनके केस खत्म हो गए, हो सकता है हुड्डा साहब के साथ भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। कोई संभव की बात होगी नहीं हरियाणा के अंदर। अगर हुड्डा साहब भी आज नहीं कल नहीं, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी संभावना है, वैसे तो इलेक्शन के बाद भी संभावना है, क्योंकि खुद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना है। पहले मैं लोकसभा के संदर्भ में बात करूं, देखिए ना तो उनके पुत्र ने इलेक्शन लड़ना, ना उन्होंने खुद लड़ा। तो अगर वो क्यों है, क्या कहा, क्या मैंने जाऊँ, हरियाणा की जनता को हमें तो पता है क्या खेल खेला जा रहा है। हुड्डा निश्चित रूप से रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। रजत पंजेटा जी, मैं आपको ठीक है हारे या जीते जल्दी सर, समय ऊपर जा रहा है। सुखबीर तंवर जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आता हूँ चौहान साहब के पास जी। देखिए वरुण भाई, इस प्रकार का टाइमिंग का और जो 10 साल का अरसा मैंने बताया, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इनके पास या ईडी के पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस था तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। 10 साल का समय बहुत ज्यादा होता है और निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश में विपक्षी दलों पे ईडी काम कर रही है और इस तरह का लोकतंत्र में बिल्कुल भी ये जायज कदम नहीं है। ठीक है चौहान साहब, 40 सेकंड लीजिएगा, पर यह जवाब दीजिए कि आपके यहाँ सब व्हाइट कॉलर कैसे हो जाते हैं? नहीं, देखिए मैं तो केवल ये कहूंगा कि ईडी और सीबीआई के चरित्र पर सवाल उठाने वाले प्रतिपक्षी महानुभाव पहले अपने अपने नेताओं के राजनीतिक चरित्र पर निगाह डालें, अपने गिरेबान में झांकें। कोई विपक्ष में है, कोई नेता है, इसलिए उसके खिलाफ ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए, चुनाव से पहले नहीं होनी चाहिए, चुनाव से बाद नहीं होनी चाहिए। देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, ईडी से जुड़े सवाल ईडी से आरटीआई में भी पूछे जा सकते हैं, अदालत में घसीट के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यार मैं आपकी बारे में बोला था क्या? मैं ये कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये कह रहा हूं, हम एक ही राजनीतिक एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट है, जो शैतान है, जो लूट के अपने खजाने भर रहा है जनता की जेब पर डाका डालकर, हम उसे बख्शेंगे नहीं। वो किसी भी रंग का हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी दल का हो, उसका इलाज करेंगे और उसका इलाज उनकी पार्टियों के हवाले नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूं, समय नहीं है सर, समय नहीं है प्लीज। चलिए समय नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।